नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लगातार एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं और लगभग 11 सेट अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम 12वां सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं कि इन 11 सेट्स के बाद और 12 सेट्स के बाद जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कितने % क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन जितने क्वेश्चन लगभग 11 सेट में अगर हम लोग देखें तो लगभग 275 क्वेश्चन अभी तक हम लोग मैथ्स के कर चुके हैं। और आप जो मॉक दे रहे हैं उसमें कितने % क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इन्हीं सेट से वापस रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। अगर वो सेट से रिपीट होते हुए दिख रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बन रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब आप कैसे मिलेंगे आपको इन सब सवालों के जवाब। तो देखिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, मैं इसी वजह से आपको प्रीवियस ईयर्स पे काम इसी वजह से कर रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। तो इस वजह से कोशिश करिए कि अब जो आपकी गलतियां हैं ना उनको पकड़ के उन पे काम करना स्टार्ट करिए। कि लाइक अगर आपका साधारण ब्याज का सवाल गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, वो रीजन पकड़ में आना चाहिए कि क्यों गलत हो रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आपके पास, बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से 15 या 20 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम स्टार्ट होने में। तो कोशिश करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। और जो आपकी गलतियां हैं, एनालिसिस के बाद जो गलतियां पकड़ में आ रही हैं उन पे काम करिए। एक सेक्शन बांट के काम करिए कि कितनी देर किस किस सेक्शन में काम करना है। तो देखो, मेरे हिसाब से जो आपको टाइम मैनेज करना चाहिए, जो जीडी के बच्चे हैं उनको कुछ इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि आप क्या करिए कि 60 मिनट के पेपर में जो आपको टाइम बांटना है वो कुछ इस तरीके से बांटना है कि कोशिश करिए कि आप स्टार्ट करिए हिंदी से, हिंदी या जीएस से आप स्टार्ट करिए। और आप ये सोचिए कि आपको 10 मिनट के अंदर हिंदी पूरी कंप्लीट करनी है। 10 मिनट के अंदर आप कोशिश करिए कि पूरी हिंदी जो हमको करनी है वो 10 मिनट के अंदर करनी है। किसी भी तरीके से हिंदी के 20 क्वेश्चन हमको 10 मिनट में करने हैं, है ना। और उसके बाद जो जीएस है वो आप 5 मिनट के अंदर करेंगे। जो जीएस आपको खत्म करनी है वो 5 मिनट के अंदर करनी है। उसके बाद रही बात रीजनिंग की, तो अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने 15 मिनट दिए हैं, अभी आपके पास 45 मिनट बचे हुए हैं। तो जो 45 मिनट बचे हुए हैं उसमें से आप सोचिए किसी तरीके से हम कि 15 मिनट या 15 से 20 मिनट के बीच में हम इसके रीजनिंग के पार्ट को खत्म करेंगे। और वो जो मैथ का पार्ट है उसको भी हम लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म करेंगे। और एट द एंड ये सब खत्म करते करते आपके पास एंड तक हर हालत में 5 मिनट कम से कम बचने ही चाहिए, कि 5 मिनट आपके पास एंड तक बचने ही चाहिए। और इस 5 मिनट में, ये जो एंड के 5 मिनट आपके बचे हैं, इसमें आप कोशिश करें कि आप जितने क्वेश्चंस को मार्क एंड रिव्यू करके आए हैं उन पे वापस जाके उन पे काम करें, कि उनको चेक करें कि क्यों नहीं बने हैं ये क्वेश्चन। तो जब आप सेकंड टाइम इसको लगाएंगे जाके तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। कि हो सकता है कई बार नंबर सीरीज का क्वेश्चन छूट गया, उस टाइम आपने बना रहे थे तो टाइम ज्यादा ले रहा था, तो उस टाइम स्किप करके आगे बढ़ गए और वापस जाके दोबारा देखा, क्योंकि अब आपके पास 5 मिनट बचे हुए हैं और जितने मार्क एंड रिव्यू के लिए क्वेश्चन छोड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं को देखना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे और जितने भी घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कोशिश करिए कि आप आदत इन्हीं चीजों की डालें, कि आप इसी तरीके से टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें अभी से, ना कि एग्जाम में जाके। कि कितने दिन, लगभग अगर आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, 15 से 20 दिन या 20 से थोड़े से ज्यादा दिन बचे हुए हैं, तो उन दिनों में कम से कम अब आप 30 एसटी, कम से कम 30 एसटी या 30 मॉक टेस्ट तो दीजिए। और हर एक मॉक टेस्ट का आपका एनालिसिस होना चाहिए। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका डे 1 में एग्जाम है, और जिनके पास ज्यादा दिन है वो और ज्यादा एसटी देने से ही आप, क्योंकि कोर्स अब आप बैठेंगे, अब आप कोर्स करते टाइम सिर्फ उन चीजों को कवर करें जो आपकी गलत हो रही है। जिस टॉपिक के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में गलत हो रहे हैं आप उन पे काम करिए, इस तरीके से काम करिए। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो आप एग्जाम के बहुत पास पहुंच पाएंगे। ये कि नहीं कि पढ़े ही जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट लॉस आ रहा है, आप प्रॉफिट लॉस पढ़े जा रहे हैं, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है आप वही लगाते चले जा रहे हैं। नहीं, जो आ रहा है उसको छोड़ के जो नहीं आ रहा है उस पर काम करिए। चलिए, तो अगर इस तरीके से काम करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। देखिए, आज हम लोग लेके आए हैं 12वां नंबर एसटी का। तो जो हम लोग 12वां मॉक करने जा रहे हैं, 12वां प्रीवियस ईयर सेट करने जा रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग 12वें सेट तक आ गए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 72 रुपए अधिक में बेचा होता, 8% की हानि पे 8% के लॉस, और एक बात कह रहा है कि 16% का प्रॉफिट। 8% का लॉस और 16% का प्रॉफिट, इन दोनों चीजों की बात कर रहा है। तो यहां से अंतर जो हो रहा है वो 24 का हो रहा है,
इस 24 यूनिट का वैल्यू आपको सवाल में 72 दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 3 हो गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 300। आपसे मूलधन पूछा जा रहा है तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300 रुपए। एक बार फिर से देखिए, कह रहा 8% हानि की अपेक्षा 16% लाभ। तो यहां से जो इनका अंतर हो गया वो हो गया 24, और उस 24 यूनिट का वैल्यू सवाल में इनका अंतर 72 रुपए दिए रखा है। तो 24 यूनिट का वैल्यू अगर 72 रुपए दे रखा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 रुपए। तो जो आपका सीपी आ जाएगा वो कितना आ गया 300 रुपए। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसी तरीके से जब आप एग्जाम में कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करिए और एक एक छोटी छोटी चीजों पे काम करिए अभी से, क्योंकि अगर आप इस तरीके से जरा सा भी आपने मिस्टेक किया ना तो टाइम कब ओवर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहे हैं वो क्या है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए कितनी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। कह रहा है एक व्यक्ति 2 मोबाइल फोन प्रत्येक 6000 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो इसमें प्रत्येक 6000 रुपए का बेचने का मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम हो गया। एक मोबाइल को 25% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, और इस पूरे लेन देन में होने वाले लाभ या हानि के प्रतिशत बताना है। देखिए जब मैंने बताया है जब दो चीजों के सेलिंग प्राइस बराबर हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो तो आप हमेशा बताएंगे ऐसे केसेस में R²/100% का लॉस होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये पेन बिना पेन चलाए आंसर निकालने वाला क्वेश्चन है। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और बटे 100 करेंगे तो ऐसे केसेस में हमेशा 6.25% का लॉस होता है। ये बात याद रखिएगा 6.25% का लॉस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अब इसमें आप पेन चला रहे हैं तो आप बहुत सारे टाइम के वेस्ट कर रहे हैं। ये 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं बेटा, तो इसको आराम से करिए, 10 सेकंड 15 सेकंड में बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं एक एक करके। देखिए इस क्वेश्चन पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ये दे रखा है आपको सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन। अब इसमें अगर आपने टाइम लगाया तो फिर आपको क्या फायदा एग्जाम देने का। देखिए क्या कह रहा है, यहां से आप जैसे ही देखेंगे तो ये आप सबसे पहले ऑफ हल करेंगे। ऑफ हल किया तो 5 छक्का ये 30 हो गया। अब आप करेंगे डिवाइड, तो 7 पना 35, 7 + 5 × 30 - 1। जैसे ही आपने देखा तो ये 157 में घटाया 156, तो जिसका सही आंसर हो गया वो चौथा ऑप्शन। कितना आसान सवाल है, इसमें 15 सेकंड से ज्यादा 20 सेकंड से ज्यादा लगा के आप अपने टाइम की वेस्टेज ही तो कर रहे हैं। अभी आपको देखिए हर एक एसटी में, हर एक मॉक में और हर एक पेपर में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए जाते हैं जिसमें आप टाइम ज्यादा लें, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आप टाइम बचाएं। तो ऑन एन एवरेज आप ऐसे कोशिश करिए कि आप 40-50 सेकंड एवरेज टाइम लें एक क्वेश्चन को करने में। कि एक अगर 10 सेकंड में हो गया और दूसरा आपका 1 मिनट भी ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक आपने 10 सेकंड में बनाया था दूसरा 1 मिनट ले गया। एवरेज टाइम मेंटेन किया जाता है। आप हर सवाल में नहीं ले सकते ना आप कि हर सवाल में आप 50 सेकंड लगेगा, नहीं, किसी में 20 सेकंड भी लगेगा और किसी में 60 सेकंड भी लगेगा, 70 सेकंड भी लगेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा। ये देखिए कह रहा है यदि एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं के अनुपात, बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याओं के अनुपात पता है आपको। तो आधार की त्रिज्याओं के अनुपात मतलब मैंने मान लिया R1 और R2, ये आपको पता है 1:2। ये आधार की त्रिज्याओं के अनुपात। और ऊंचाइयों के अनुपात H1 और H2 जो आपको पता है वो मैंने मान लिए 2:1। अब आपको बताना क्या है, बेलन और शंकु के आयतन। तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h और जो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो ये आपका मैंने बेलन वाले को R1H1 मान लिया और शंकु वाले को R2H2 मान लिया। अब इसमें से जो जो कट रहा है उसको ऐसे ही काटो जैसे पाई से पाई कट रहा है। ये रेशियो बनाना, ये 3 यहां आ गया। अब जैसे ही आपने R1 का स्क्वायर किया तो ये 1 हो गया, R2 का स्क्वायर किया तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 3 को मैं इधर ले आया हूं। H1 यूज करोगे तो ये 2 यूज कर लिया, H2 यूज करेंगे तो 1 यूज करेंगे। यहां से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए ये 2। तो फाइनली आप रेशियो देख रहे हैं कि कितना दिख रहा है 3:2। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ, ये थर्ड ऑप्शन। तो जो चौथे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन। बहुत आराम से करिए, समझ के करिए। ये आपका बेलन का आयतन, ये शंकु का आयतन, पाई से पाई खत्म, R1 R2 पता था, H1 H2 पता था, वैल्यूज पुट करिए, रेशियो बनाइए। आराम से करने वाला क्वेश्चन है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए मेहनत करेंगे तभी आपको कुछ अच्छा हासिल होगा। अगर आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि अगर आप काम सही से नहीं करेंगे तो फिर आपका होना नहीं है। तो अगर मन लगा के नहीं कर रहे हैं, आप मॉक दे रहे हैं, आप सेट पेपर कर रहे हैं, आप मेरा कराया हुआ कर रहे हैं, आप कहीं से कर रहे हैं, डजंट मैटर। लेकिन जब अगर आप मन से नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है।
ना एग्जाम देने का ना पढ़ाई करने का, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और इतने अच्छे गोल्डन चांसेस हैं आपके पास, इतनी सारी वैकेंसी लगी हुई है आपके सर पे। अगर अभी भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने खुद भविष्य के जिम्मेदार होंगे। इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि को स्वयं की 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है कि एक धनराशि कितने साल में दोगुनी हो जा रही है, 5 वर्ष में। देखिए अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए ये क्वेश्चन भी ना के बराबर टाइम है। 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, 5 वर्ष में हो रही है 2 टाइम्स। कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स, जिसको हम लोग कह रहे हैं दोगुनी होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसको 4 गुनी होने में कितना वक्त लगेगा। देखिए ये 2 गुनी है, 4 गुनी करना है तो 2 की पावर कितना कर दीजिए, 2 की पावर 2 टाइम्स होना है, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आपका टाइम बना देता है। तो 5 दूनी कितना टाइम लगेगा, 10 साल। मैंने हल करके बताया है। ये क्वेश्चन भी पेन चलाने लायक नहीं था, समझदार लोगों को पता है कि इसको भी बिन पेन चला ही कर सकते थे आप। आंसर कितना आएगा, 10 वर्ष। ये हो गया 5वें क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं 6वें नंबर पे। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचा। समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। देखिए कई सारे लोग इस सवाल में क्या करेंगे, दूरी निकालने जाएंगे। आप दूरी मत निकालिए, क्योंकि दूरी निकालेंगे, घर से विद्यालय की दूरी तो सेम ही है ना। जब 50 मिनट में पहुंच रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंचा है, तो एक्चुअल उसको जब एक्चुअल टाइम में पहुंचना है तो 40 मिनट में पहुंचना है। तो यहां से अगर समय का अनुपात देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5-4। समय का अनुपात 5-4 है, तो यहां से चालों का अनुपात कितना होगा, 4-5। अब आपको इस चाल से, जिस चाल से गया है वो वाली चाल पता है। तो अगर 4 की वैल्यू आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटे पता है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5/4 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वो 5 की चाल से जाएगा तो समय से पहुंच जाएगा, तो 25/4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, समय से पहुंच जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन। फिर से देखिए मैंने किया क्या, ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस निकालने जाएंगे कोई फायदा नहीं। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 10 मिनट बाद पहुंचा, तो हमें अगर अगली बार पहुंचना है, 10 मिनट देरी से पहुंचा है, तो अगली बार अगर मैं समय से पहुंचना तो हम 40 मिनट में पहुंच जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो अगर आपने यहां से देखा तो समय का रेशियो कितना हो गया, 5-4। तो अगर चाल का रेशियो देखना है तो पलट के 4-5 कर लीजिए। इस 4 यूनिट वाले का वैल्यू आपको पता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल, क्योंकि 50 मिनट वाला आपको चाल पता था, तो 5 हो गई। तो अब 5 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 25/4 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो गया वो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो आप आराम से देख के कर सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो 25/4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गया आपका। देखो भाई अब 10 मिनट बाद पहुंचा है ना, तो लेट हो गया ना 10 मिनट, तो अब की बार जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना तो तेज जाना पड़ेगा। ये बात याद रखिए। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगले सवाल देखिएगा 7वां नंबर। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करना है। आराम से देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, फॉलो करिए उसको और आसानी से करिए। सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को जूम इसलिए वजह से कर देते हैं क्योंकि बच्चे बताते हैं कि साइन देखने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से जूम कर देते हैं ताकि साइन देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले फिर से आप जो सॉल्व करेंगे वो ऑफ सॉल्व करेंगे। अगर आप ऑफ सॉल्व करेंगे सबसे पहले, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप ऑफ सॉल्व करेंगे। तो अगर सबसे पहले आपको ऑफ सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ, और इसको सॉल्व करेंगे पहले, और तो कहीं ऑफ है नहीं। तो जैसे ही आपने किया तो ये हो गया 2 + 3 डिवाइड 2 ऑफ 1/2। 2 ऑफ 3/2 को हल करेंगे तो 2 से 2 खत्म, ये आ गया 3 + 2 ब्रैकेट 4 × 2 डिवाइड। जैसे ही आप इसमें 2 ऑफ 1/2 हल करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 + 2 - 1/2। ये दे रखा है आपको पूरा। ये बाहर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2 1 3 एकम 3 2 1 3 + 2 ब्रैकेट। जैसे इसको डिवाइड किया तो ये 2, तो ये 4 दूनी 8 8 2 10 10 में से आधा घटाएंगे तो 9/2, 10 में से 0.5 घटाएंगे तो आप 9.5 कर लीजिए, या 10 में से ये माइनस का 1/2 लिखे दे रहे हैं। ये हो गया आपका 19/2। 3 + 2 × 19/2, 2 से 2 खत्म, और 19 3 कितना हो गया, 22। तो इस सवाल का जो सही आंसर हुआ वो कितना हो गया, 22। तो इसका जो सही आंसर आया वो आ गया आपका 22, सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो कितना हो गया, 22। कुछ मत करिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं। आप हर कुछ सेट में ये देख रहे हैं कि बॉडमास यूज करिए, आप हर सेट में देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन का 1-2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है। तो इन सवालों पे इतना अच्छे से काम करिए कि ये क्वेश्चन तो किसी हालत में गलत ही नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत बार बताया हुआ आप लोगों को, अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत किया
तो आप एग्जाम में तुरंत बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो जाते हैं? क्योंकि इजी क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता भाई। एक ये देखिए, ये पढ़िए क्वेश्चन, सिंपली प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लग रहा है। क्या कह रहा है? अच्छे से पढ़ के बनाने की कोशिश करिए, एक एक लाइन पहले अच्छे से पढ़िए कि एक दुकानदार 5500 रुपए में एक टेबल खरीदता है। यदि उसने 10% की छूट के बाद दुकानदार को 1070 रुपए का लाभ प्राप्त करना है। 5500 रुपए में खरीदा है और इसको लाभ प्राप्त करना है कितने का? 5570, सॉरी, है ना, 5570 रुपए, 5570, ठीक है। ये इतने में खरीदा है कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट कमाना है इसको 1070 का। तो अगर 1070 का प्रॉफिट कमाना है तो 0 7 7 14 इसी में उठा के जोड़ दीजिए 1070 को, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 7 7 14, हाथ से लगा 1, और ये 5 1 6, और ये कितना हो जाएगा? 5 1 6 और 5 1 6। ये आपको इतने में बेचना है अगर आपको 1070 का फायदा उठाना है तो। अब ये 10% की छूट की बात कर रहा है, 10% छूट की बात कर रहा है, तो कह रहा है उस कंप्यूटर का अंकित मूल्य बताना है। कह रहा है, सॉरी, 5500 है, 5570 नहीं है, पता है 5500। 5500 में 10 70 जोड़ा जैसे ही आपने, तो ये हो गया 10 70 जोड़ के हो गया 65 70। कितना हो गया? 65 70। इसको भी सही कर लेते हैं, ये हो गया आपका 65 70। इतने में इसको बेचना है, और डिस्काउंट कितने का देना है? 10%। तो मतलब 10% के डिस्काउंट का मतलब हो गया 10 से 9, 10 से 9, 9 का वैल्यू सेलिंग प्राइस 65 70 पता है, तो 1 का वैल्यू देखेंगे तो 9 7 63, बचा कितना? 2 9 3 27 730। तो जो इसका एमआरपी इसको डिसाइड करना है वो कितना डिसाइड करना पड़ेगा? 7300 रुपए। कितना डिसाइड करना पड़ेगा? 7300 रुपए। यही आज का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा कि एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है जिसको पड़ा 5500 रुपए का, और इस पे इसको फायदा कितने का कमाना है? 1070 का। अगर 5500 पे 1070 का फायदा उठाएगा तो बेचेगा कितने का? 65 70 का। 5500 पे 1070 का फायदा उठाएगा, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये डिस्काउंट के बाद है 10% के, और 10% डिस्काउंट को हम लोग लिखते हैं 10 से 9। एमआरपी पे जो डिस्काउंट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस आता है, तो इस 9 यूनिट का वैल्यू हमको 6570 पता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 730 हो गया, और 10 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका एमआरपी। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? 7300। तो 8वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, 7300 रुपए। बढ़ते हैं 8वें के बाद 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 9वां नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहे 39,000 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से का 1/3 है, और कह रहे और बी को सी से 20% अधिक मिलता है। बी को सी से 20% अधिक मिलता है, तो अगर सी को 5 मिलता है तो बी को कितना मिलता है? 6। और कह रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है, तो ये हो गया 2। तो यहां से टोटल धनराशि हो रही है 6 5 11 2 13 का वैल्यू सवाल में पता है 39,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो देखने में मिल रहा है वो मिल रहा है 3000। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3000 है, अब आपसे कह रहा है ए का हिस्सा, तो 3 दूना 6000, ए का हिस्सा कितना आ गया? 6000। तो जो इसका आंसर हो गया वो पहला ऑप्शन। बी या सी में से भी अगर किसी का पूछे तो आप बहुत क्लियरली बता सकते हैं बी और सी का भी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें भी कुछ खास था नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। कह रहा है एक खुदरा व्यापारी 850 रुपए में एक ट्रैक सूट खरीदता है, उसका ऊपरी ओवरहेड खर्च 50 रुपए। देखो भाई 850 रुपए में खरीद रहा है और ओवरहेड खर्च 50 रुपए है, तो वो एक्चुअल उसको पड़ा कितने का है ट्रैक सूट? 900 रुपए का। 900 रुपए का पड़ा, उसने 1170 रुपए को उठा के बेच दिया, तो उसका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस बना 900 और सेलिंग प्राइस उसने बना दिया 1170। तो देख रहे हो कि फायदा कितने का उठा लिया? 270 रुपए का। 900 पे इंटू 100, तो जो सीधे सीधे आप फायदा देखेंगे वो कितने परसेंट का देख पा रहे हैं? 30% का। कितने परसेंट का फायदा हुआ? 30% का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। फिर से समझिएगा, 850 रुपए का सपोज करिए कि एक ट्रैक सूट इसने बनवाया, 50 रुपए उस पर ओवरहेड खर्च आ गया, मतलब उसके ऊपर से कुछ खर्चा आ गया 50 रुपए का, तो 850 और 50 मिला के इसको एक्चुअल ट्रैक सूट पड़ा 900 रुपए का, और 900 रुपए का ट्रैक सूट उठा के इसने 1170 का बेच दिया, तो फायदा 270 का कमाया। 900 पे इंटू 100, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया वो कितना हो गया? 30%। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 9.6% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज। देखिए ऐसे सवाल, ये वो सवाल हैं जो बहुत कैलकुलेटिव है। अब इसमें अगर आपने सही से दिमाग नहीं लगाया तो टाइम ले जाएंगे। तो देखना करना क्या है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल में कैसे करना है सवाल को। आसानी से भी कर सकते हो। कह रहे हैं 9.6% वार्षिक ब्याज की दर से। अब आपको ब्याज जो देखना है वो 15 माह का साधारण ब्याज।
कह रहे हैं 15 माह का साधारण ब्याज 11 अब 15 माह की बात करें तो 15/12 कर दीजिए। 15 माह ये वर्ष में बन गया, चलिए ये यहां से हो गया। अब कह रहा है 11.4% वार्षिक ब्याज की दर से। 8 माह के साधारण ब्याज की बात करें तो ये क्या कर दिया जाए, 8/12 कर दिया जाए। अब इनको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। यहां से जैसे ही आपने हल किया तो ये 12 8 96 और 15 8 120, ये 0.8 आया। 12 8 96, 15 8 120, ये कितना आ गया, 12 ब्याज आ गया। यहां से 4 दूनी 8 और 4 3 12। जैसे ही आपने 3 से काटा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये यहां से हो गया 3 त्रिका 9 और ये बचा 2, 3 8 24, ये आ गया 7.6। अब यहां से इनके ब्याज का जो आप अंतर देख रहे हैं वो आपको दिख रहा है 4.4, और इस 4.4 का वैल्यू सवाल में 1320 रुपए दे रखा है। तो आप यहां से देखेंगे दशमलव हटा के ये 0, 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिख रहा है 300। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 300 है तो 100 यूनिट का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो मूलधन कितना आ गया, 30,000 रुपए। अगर इसमें आपने सही दिमाग नहीं लगाया तो ये लग जाएगा टाइम। आप क्या करिए, मूलधन को 100 मान के पहले आप 15 महीने का ब्याज 9.6% पे देखेंगे तो 12 मिलेगा आपको, और 11.4 पे 8 महीने का ब्याज देखेंगे तो 7.6। इन दोनों ब्याजों का जो अंतर पता है वो 4.4 यूनिट का वैल्यू आपको 13,200 रुपए पता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना देखने को मिला बेटा, 300 रुपए। तो 100 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए। बहुत आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई, आसानी से करिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये हो गया आपका 11 नंबर। चलते हैं 12 नंबर पे। 12 क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा। कह रहा है 4 वर्ष पहले किसी देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले किसी कंपनी के 45 कर्मचारियों की औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कि दे रखी है कि 32 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पहले अगर एवरेज 32 था, तो अगर करंट में देखोगे 32 था, तो अभी करंट में अगर आप इनका एवरेज देखेंगे उन्हीं 45 लोगों का, कि आपको एवरेज कितना देखने को मिलेगा आज की डेट में। 32 में 4 जोड़ दीजिए, 36 साल। देखिए मैंने पहले भी बताया, अभी भी हम आप लोगों को एक बात बताए देते हैं कि जितने वर्ष आप पूरा ग्रुप आगे बढ़ता है उतना ही एवरेज आगे बढ़ जाता है, या पीछे घटेगा तो उतना ही एवरेज। तो पूरा ग्रुप 4 वर्ष आगे जा रहा है तो 32 में से 4 जोड़ दीजिए तो जो आगे जाएगा वो 36 वर्ष हो गया। और करंट में 3 और लोग नए ग्रुप में आ गए, तो 48 लोग जब ग्रुप में हो गए तो वर्तमान में कंपनी के कर्मचारी का औसत 37 वर्ष है। तो अब पूरे 48 लोगों का जो एवरेज है वो 37 वर्ष है। तो कह रहा है कि वो जो 3 लोग नए आए हैं उनका एवरेज बताना। देखिए इन 3 लोगों के नए आने की वजह से एवरेज 1 बढ़ा है तो 48 लोगों पे अगर बढ़ा है 48, तो इन 3 लोगों की वजह से बढ़ा है, तो पक्का जाहिर सी बात है हर एक आदमी 16 किलो ज्यादा लेके, 16 वर्ष बड़ा है नॉर्मल एवरेज से। तो 36 में अगर 16 जोड़ देंगे उठा के, तो जो नए लोग आए हैं उनका जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 52 वर्ष आ जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 52 वर्ष। फिर से समझिएगा, 45 लोगों का 36 था, 48 लोगों का 37 था। जाहिर सी बात है कि नए लोगों के आने की वजह से एवरेज बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 1 पे तो 48 बढ़ा होगा टोटल 3 लोगों के आने की वजह से। तो 16 जो एक आदमी आया है वो नॉर्मल लोगों से 16 वर्ष बड़ा है, तो 36 से 16 बढ़ा, तो जो आए हैं लोग उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 52 वर्ष। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 क्या कह रहा है। एक एक सवाल को करिए, नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करके देखिए। कह रहा है 6 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को जितने समय में पूरा करती हैं उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा करते हैं। मतलब दोनों का जो समय दे रखा है वो दे रखा है इक्वल। तो अगर इक्वल दे रखा है तो आपसे कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को जितने दिन में करती हैं उतने ही सेम टाइम में 3 पुरुष और 13 महिलाएं करती हैं। तो यहां से एक काम करते हैं कि इनकी एफिशिएंसीज बना लेते हैं। तो 3m बराबर हो गया 5w। तो एफिशिएंसीज बनाएंगे तो एक आदमी की एफिशिएंसी आ गई 5 और एक महिला की एफिशिएंसी आई 3। तो कह रहा है यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में करता है, एक पुरुष एक दिन में 12 भाग काम करता है, और एक दिन में 5 भाग काम करता है और 12 दिन में पूरा काम करता है, तो जो टोटल वर्क बन गया वो 12 पंचे कितना बन गया, 60। अब ये टोटल वर्क हमें कराना किससे, तो 4 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है तो 4 दिन में करेगी 12 काम। तो ये 12 काम के हिसाब से काम टोटल कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन। तो इसका जो सही आंसर आया वो सेकंड ऑप्शन। फिर से समझिएगा कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करती हैं, एक महिला करती है 3 काम, तो 4 महिलाएं 12 काम करेंगी एक दिन में। हमको टोटल काम 60 कराना है, एक दिन में 12 काम हो रहा है तो 60 काम कितने दिन में होगा, 5 दिन में। सीधा सा आंसर।
बहुत आसानी से करने वाला क्वेश्चन है। फिर से समझिएगा कि जो आपको ये ऊपर पॉइंट दे रखे थे, यहां से आपने इनकी एफिशिएंसीज बना ली। तो एक की एफिशिएंसी आ गई, मेन की आ गई 5 और वुमेन की हो गई 3। अब आपसे ये पता है कि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में करता है, एक पुरुष एक दिन में 5 करता है, तो 12 दिन में पूरा काम करता है, तो 60 टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क हमें 4 महिलाओं से कराना, और एक महिला की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 महिलाओं की एफिशिएंसी 12 हो गई। 12 एफिशिएंसी से 60 काम 5 दिन में पूरा होगा, ये सवाल का सही आंसर। तो 13 नंबर का जो सही आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और किसी संख्या के 3/5, किसी संख्या का 62%। देखिए ये भी बहुत आसान, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। कह रहा है किसी संख्या का 62%, मैंने मान लिया संख्या ए है, इसका जो 62% है वो उसने बता दिया दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो समझदारी इसमें है कि हम 3/5 को थोड़ी देर के लिए ये कह दें कि 3/5 का मतलब ये होता है कि 60%, कि दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये इधर इसको ले आएंगे, ये 60 और ये कितना हो गया 62। तो ए और बी का जो रेशियो बन गया 60-62 के हिसाब से, वो आप देखेंगे कितना बन गया 30 और 31। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये थर्ड ऑप्शन। फिर से 3/5 से बेहतर है कि 3/5 का मतलब होता है 60%। तो ए का 62% बराबर बी का 60%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। तो ए और बी का जो रेशियो दिख रहा है वो कितना कितना दिख गया 30 और 31। ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा 15 नंबर देखिएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक एक करके आराम आराम से करते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब आपके हिसाब से अच्छे दे रखे हैं। क्योंकि अगर ये देखा जाए सीजीएल के बिहाफ पे देखेंगे, सीएचएसएल के बिहाफ पे देखेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर जीडी के एग्जाम के हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है? 45 गुना। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, तो अगर आपने एचसीएफ को एक्स माना है तो एलसीएम 45x हो जाएगा। एक्स क्यों मानना है ये बाद में बताएंगे आपको। अगर इनका योग 4518 है तो इनका योग मतलब 46x जो पता है वो पता है 4518। तो इसको क्या करते हैं, एक बार 23 से काट लेते हैं। 23 से काटा तो ये 23 दूना 46, इसको काटेंगे 23 एकम 23, तो ये हो गया 23 एकम 23 के बाद बचा 23 एकम 23 के बाद बच गया 22, तो ये 221 हो गया। तो 23 नवैया होता है 207, बचा आपका 207 के बाद 14, तो 23 छक्का 6 18 और 6 दूनी 12, 23 छक्का 138। तो मेरे हिसाब से 23 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा। 23 एकम 23 बचा आपका 22, 23 नौया 207 और 22 45, सॉरी 1518, इसको फिर से सही से लिखिए 4518 की जगह। ये 46x का वैल्यू दे रखा है 1518। 1518 को काटेंगे तो 23 दूना 46 और 23 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 23 छक्का 138, बचा 13, 23 छक्का 138। तो x का वैल्यू कितना आ गया 33, x का वैल्यू 33 आ गया। तो आपको HCF जो मिल गया, जो HCF देखने को मिला वो मिल गया 33, और जो एलसीएम देखने को मिला वो मिला 45 × 33। खैर इसको अभी मल्टीप्लाई मत करिएगा, बाद में यूज करेंगे। कह रहा है उनमें से उन संख्याओं में से एक को 16 से भाग देने पर भागफल 18 और शेषफल कितना आता है 9। तो यहां से एक संख्या आप निकाल सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इसको ऐड कर लीजिए। तो 16 × 18 करेंगे तो 16 8 128, हाथ से लग गया आपका 12, 16 एकम 16 और 12 कितना हो गया 28। तो ये हो गया आपका 288 में 9 जोड़ दीजिए तो जो एक संख्या आ गई वो 297 मिल गई। अब आपको दूसरी संख्या बतानी है। आपको एलसीएम एससी भी पता है, एलसीएम पता है 33 × 45 और एचसीएफ पता है 33। तो जैसे ही आप काटेंगे तो 33 से खत्म, ये 9 बार में, 9 से काट दिया 5 बार में, तो जो आपको संख्या मिल गई 33 पंचे 165। तो जो संख्या मिली वो कितनी मिल गई 165। फिर से समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन समझ लीजिएगा एक बार। आपको एचसीएफ जो पता था उसका 45 गुना एलसीएम था, और उन दोनों का योग आपको 1518 पता था, तो 46x का वैल्यू मिल गया। तो x का वैल्यू मतलब आपको एचसीएफ मिल गया, और 45x का वैल्यू मतलब एलसीएम मिल गया। यहां से एलसीएम एचसीएफ मिल गए, और ये वाले पॉइंट से कि एक संख्या को 16 से भाग देने पर भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो यहां से आपने एक संख्या 297 देख ली, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लिया। तो यहां से हमारी जो दूसरी संख्या थी वो आ गई, तो वो कितनी आ गई 165। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, एक बहुत प्यारा और बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल।
है कुछ नहीं सवाल में, बट ऐसे सवाल जब आपके पास एग्जाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे कह दिया कि 34 ये 300 ये दे रखा है, ये 197, ये 6x4 और दे रखा है 348। कह रहा है इनका सबका जो आपको एवरेज पता है, ये एवरेज पता है आपको 386 और आपको एवरेज बताना है 3x+1, 7x-2। तो मेन खेल है इसमें x की वैल्यू का, कि जब तक आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप इसका औसत कैसे निकालेंगे। तो पहले लगाइए दिमाग कि इसमें कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, कि आप पूरा करने जाएंगे या दिमाग लगाएंगे। तो आप यहां से एक छोटा सा दिमाग हम आपको बता रहे हैं, 1 2 3 4 चार संख्याएं हैं। अगर इनका एवरेज ये पता है तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 24, इसका इकाई का अंक कितना आएगा 4। इसका इकाई का अंक अगर 4 आ गया तो इससे इसके योग का इकाई का अंक भी 4 आना चाहिए। तो 8 4 12, 12 7 19, 19 में कितना जोड़ दें कि इकाई का अंक 4 बन जाए, तो जो x का वैल्यू होगा वो होगा 5। तो आपको 5 मिल गया x का वैल्यू। अब आप ये उठा के यहां रख दीजिए, 5 3 15 1 16, 5 7 35 में 2 घटा दिया 33, 33 और 16 49, और 49 में 2 से भाग देंगे तो इनका औसत पूछा गया शायद सवाल में, तो औसत आ जाएगा 24.5। देखिए इकाई के अंक के क्वेश्चन को कैसे घुमा के बहुत अच्छे तरीके से बनाया है इन्होंने। फिर से समझ लीजिएगा, एवरेज 386 पता था तो इनका जो टोटल होगा उसका इकाई का अंक 4 होगा, और टोटल में यहां से देख रहे हैं 8 4 12, 12 7 19 हो रहा है। तो 19 में क्या जोड़ें कि इकाई का अंक 4 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि 9 में 5 जोड़ेंगे भाई तभी 4 आएगा। तो x का वैल्यू 5 मिल गया, उठा के रख दीजिए, वैल्यूज निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत प्यारा सवाल है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 17 एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यही सब सवाल हैं जो वहां पे एग्जाम टाइम में आपके कैलकुलेशन में टाइम लेंगे। एक्चुअल सवाल क्या दे रखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8.8% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज से 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 12,236, 8.8% दे रखा है, और आपको दे रखा है 4 3 12 3 15/4 वर्षों की बात कर रहे हैं। तो ये आपको दे रखा है मूलधन अगर हमने 100 मान लिया तो यहां से आप ब्याज देखेंगे तो कितना देखेंगे, बटे 100 से 100 ये खत्म। यहां से देखेंगे 4 दूनी 8, 2.2, 15 दूनी 30, हंसी लगा 3, 15 दूनी 30 3 33। तो जो आपका अमाउंट हो गया वो हो गया 133 रुपए। ब्याज आया 33 रुपए, 100 रुपए उठा के जोड़ दिया, जो मिश्रधन हो गया वो 133। इसकी वैल्यू सवाल में देख रखा है 12,236। तो यहां से ये 19 से कट रहा है, 19 7 133, 19 से काटेंगे तो आपका ये हो जाएगा 19 छक्का 114, बचा 8, ये हो गया 83, 19 चौको 76 और 19 चौको 76, 7 से कट रहा है, 7 ने 63, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, तो 100 यूनिट का वैल्यू आ गया 9,200। तो आपको यहां से जो मूलधन देखने को मिला वो हो गया 9,200। अब मूलधन 9,200 है, अब आपको निकालना कितने साल का है, समान राशि पर समान ब्याज दर से 8.8% वार्षिक दर से निकालना है, और कितने टाइम का, 8 चौको 32 3 35/8 टाइम का। तो अब यहां से दिमाग लगाइए कि करना क्या है। तो जैसे ही आपने 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लिए, 8 से काटेंगे तो 1.1 हो गया। अब आप क्या करिए कि मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.8 से आपने क्या किया, ये 1.1 कर लिया, दशमलव हटाइए और 0 बढ़ा लीजिए और काट लीजिए इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसको काटेंगे 2 से, ये हो गया 46। अब आप काटेंगे तो 7 6 42, हासिल लगा 4, 7 चौको 28, 4 32, और 11 से गुणा करेंगे तो ये आपका 2 2 2 4, अब ये हो जाएगा आपका 2 3 5 और 3, तो 3542 इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। देखिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अगर आप कैलकुलेशन की बजाय कुछ सोचने जाएंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि मूलधन के बिना आप ब्याज नहीं निकाल सकते। मूलधन निकालने के लिए आपने क्या कर दिया, अमाउंट बना लिया, सॉल्व करके यहां से 100 की वैल्यू 9200 रुपए मूलधन निकाल दिया, और मूलधन से 8.8% ब्याज दर से आपने 4 सही 3/8 वर्षों का ब्याज निकाला, तो कितना आ गया 3542 रुपए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे तो जरूर सही समय पे कर पाएंगे। बहुत ढंग से करेंगे तो 35 से 40 सेकंड अच्छी तरीके से अगर आप लगाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ये अभी तक शायद पहला क्वेश्चन मिला है जो थोड़ा सा अच्छा था, जहां पे थोड़ा सा टाइम लग सकता था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। देखिए 18 देखिए क्या कह रहा है, बनाने की कोशिश जरूर करिए। कह रहा है एक कोई गैजेट 25% छूट पर 1125 रुपए में खरीदता है, यदि वह इसे अंकित मूल्य की 10%, देखिए 25% छूट पे, मान लीजिए 100 की एमआरपी थी, 100 की एमआरपी थी और 25% की छूट पे मतलब 75 का उसने खरीदा है। और अगर कह रहा है वो 10% छूट पे बेचता, 90 की बेचता, तो कितने रुपए की फायदा उठाता। तो 75 का वैल्यू जो पता है वो 1125 पता है,
तो अगर वो 75 की जगह 90 पे बेचता तो 15 का फायदा उठाता, जाहिर सी बात है। तो एक की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 25 नहीं 75, 25 चौको 100 और 25 पंचे एक की वैल्यू 15 हो गई। और अगर 15 की फायदा उठाता तो 15 का वैल्यू कितना हो गया भाई 225। तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 225 रुपए। इसका जो सही आंसर हुआ वो कितना हो गया 225 रुपए। बहुत आसानी से फिर से समझना कि अगर आपने एमआरपी 100 रुपए मान लिया, 25% की छूट पे वो खुद खरीदता है, तो उसने एक्चुअल खुद खरीदा होगा 1500 रुपए का, 1125 का। और अगर उसने 10% की छूट पे, तो उसने खरीदा 75 का वाले रेट पे और बेचा 90 के रेट पे। तो अगर देखा जाए तो फायदा उसने 15 का उठा लिया कि नहीं उठा लिया, इसी 15 का वैल्यू पूछा गया 225 रुपए। आराम से बना सकते हैं, बस एमआरपी और सेलिंग प्राइस पे घुमाने की कोशिश करता है ये आपको कि ये एमआरपी है, इसके 25% के छूट पे उसने खरीदा, उसने एक्चुअल 75 का खरीदा, तो ये 75 उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। 10% की छूट पे तो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया 90, तो फायदा उसने 15 का उठाया। एक यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 15 का यूनिट कितना हो जाएगा, 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 225 रुपए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए देखिएगा 19 का आंसर। 19 क्या कह रहे हैं, कह रहा दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। बी ने, ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल क्यों, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इतनी अच्छी देता है कि बच्चे लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा सा, ये सवाल बहुत प्यारा है। कह रहे कि ए और बी एक कक्षा परीक्षा में सम्मिलित हुए। बी ने दोनों के अंकों के योग के 40%, तो बी ने दोनों के अंकों के योग के 40%, तो दोनों के अंकों के योग के 40% है, तो दोनों के अंकों का योग अगर 100 है ना, तो बी के अंक इसका 40% है, तो बी के अंक सिर्फ जो है वो है कितने 40 है। अगर ए और बी के अंकों का योग 100 है और बी के अंक अगर 40 है, तो ए के अंक कितने रहे होंगे, ये रहे होंगे 60। तो यहां से ए और बी के अंकों का जो रेशियो बन गया वो कितने का बन गया 3:2। कह रहा है ए द्वारा प्राप्त अंक बी से कितने कम, ए द्वारा प्राप्त योग 40% प्राप्त किया, जो ए द्वारा प्राप्त 7 कम है। तो ए से यहां बी के कितने कम है 1, इस 1 का वैल्यू सवाल में 7 पता है। तो आपसे पूछा जा रहा है बी ने कितने, बी को कितने अंक प्राप्त हुए, तो बी को मिले 14 और ए को मिले हैं 21। तो बी के पूछ रहा है, तो आप कैसे बता सकते हैं 14। इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते थे। यहां पे समझना, कह रहा है बी ने दोनों के अंकों के योग का 40%, 40% का मतलब होता है 2/5। ये दोनों के अंकों का योग है ए और बी का, और ये है सिर्फ बी के नंबर, ये हैं बी के नंबर। तो अगर बी के नंबर 2 हैं तो ए के नंबर 3 रहे होंगे, तभी दोनों का योग 5 होगा। यहां से इनके अंकों का अंतर, एक का वैल्यू आपको 7 दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं 7 दूनी 14 और 7 21। ये आप कभी भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे 40% की जगह कुछ टफ वैल्यू लाइक फ्रैक्शन में दे दी गई होती तो आप इससे कंफर्टेबल रहते। यहाँ पे सिर्फ 100 से मैंने शुरुआत में आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी अगर आपको करना है ये सवाल तो ये सबसे बेहतर तरीका है इस सवाल को करने का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से समझिएगा। इन्हीं चीजों की वजह से मैं कहता हूं कि आप प्रॉपर सेट लगाते रहिए, आपको हर एक सेट में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। तो ये देखिए, कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता जी अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करते हैं कि उक्त मूल्य पर 8% अधिक धन ही व्यय हो। बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए उसे उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज समझा देता हूं। देखिए उन्होंने कहा है कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई गई है, और वो कह रहे हैं अंततः उनके जो खर्चे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 8% बढ़ने चाहिए। तो आपको पता लगाना है कि वो उसका खपत कितनी कम कर दें। तो अगर खर्चे सिर्फ वो 8% बढ़ाना चाहते हैं तो खर्चे उनके सिर्फ 100 से 108 होना चाहिए। और उन्होंने जो वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई तो 5 से 6, यहां से आपको ये देखना को मिल जाएगा कि उसने खपत में कितने की कमी की। तो 5 से काट दिया 20 और 6 से काट दिया 18, ये जो रेशियो बन गया कितने का बन गया 10 से 9। तो उसने खपत में कितनी कमी की आपको दिख जाएगा कि खपत में कितनी कमी की। तो 10 से 9 हुआ तो कमी 1 की होगी, तो कितने परसेंट की कमी हो गई 10% की। क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि खर्च बराबर कीमत इंटू खपत होता है। तो अगर खपत निकालना है तो खपत बराबर खर्च बटे कीमत कर दिया जाए। तो ये इसके खर्च बढ़ने की बात की 8%, बटे में कीमत जो बढ़ी है वो कर दिया। तो जो आया वो क्या आ गया, रेशियो आ गया खपत का। खपत का रेशियो 10 से 9, तो कितने परसेंट की कमी है 1 की कमी है। 10 पे इंटू 100 तो कितने परसेंट की कमी होगी 10% की। सबसे बेहतर तरीका है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये सब तरीकों पे काम करेंगे तो कभी कंफ्यूजन होना नहीं है आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। बढ़ते हैं आगे 20 से आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ये देखिए कह रहे हैं मिक्सचर का क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से कि कह क्या रहा है।
कह रहा है कि अम्ल और जल के दो विलयन ए और बी में ए में जो अम्ल और जल का अनुपात है ये दे रखा है आपको 7:9, और बी में जो ये अनुपात दे रखा है अम्ल और जल का ये दे रखा है 5:3। कह रहा है ए और बी को x अनुपात y के अनुपात में मिलाया जाता है, और मिक्सचर में ये जो अनुपात हो जाता है अम्ल और जल का वो 9:7। तो पूछा गया है किस अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए ऐसे सवालों को करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप बाय द एलिगेशन लगाइए। चाहे आप अम्ल को पूरी क्वांटिटी मान के कर लीजिए, चाहे आप जल को पूरी क्वांटिटी मान के कर लीजिए। तो यहां से अम्ल देख लिया कि कितना है 7, टोटल कितने पे 16 में, और यहाँ पे अम्ल कितना है 5, टोटल कितने पे 8 पे। यहाँ पे देखिए मिक्सचर में अम्ल कितना है 9, टोटल कितने पे 16 पे। अब आप क्या करिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनका एलसीएम आ गया 16, 16 और 16। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ये 16 से 16 खत्म बचा 9, ये 16 से 16 खत्म बचा 7, ये 8 दूनी 16, ये हो गया 10, 10 से 9 घटाया तो ये हो गया आपका 1, ये 9 से 7 घटाया तो ये बचा 2। तो किस अनुपात में मिलाया गया? तो फाइनली आप देख रहे हैं 1:2 के अनुपात में। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन। तो इस सवाल 21 नंबर का जो सही आंसर आया वो क्या आया? थर्ड ऑप्शन। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? बाय द एलिगेशन करिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। बढ़ते हैं 22 नंबर को। देखिए पढ़िए, पढ़ के एक बार करने की कोशिश करिए कि 22 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक बार दिमाग जरूर लगाइए कि 22 नंबर क्वेश्चन इतना अच्छा दे रखा है। कह रहा है एक खिलौने की फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में खिलौना बनाता है। तो खिलौना बना रहा है वो 5 मिनट में एक खिलौना बनाता है, और कह रहा है कि 10:30 से 12:30 तक 1248 खिलौने तैयार किए जाने हैं, और कह रहा है इसके लिए कितने कर्मचारियों को काम पे लगाना होगा। चलिए भाई देखते हैं कितने कर्मचारियों को काम पे लगाना होगा। 1248 इतने खिलौने तैयार करने, और एक खिलाड़ी एक खिलौना जो तैयार करता है वो तैयार करता है आपका 5 मिनट में। तो 10:30 से 12:30, यहां पे 2 घंटे हैं। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। तो अगर सिर्फ एक खिलाड़ी होता तो हर एक घंटे 24 बनाता। कितने बनाता? 24 खिलौने। तो कितने खिलाड़ी लगाए जाएंगे इनको बनाने के लिए? 24 पंचे 120 बचा 2, 24 दूना 48, तो 52 खिलाड़ी। फिर से समझिएगा, एक खिलाड़ी 5 मिनट में एक खिलौना बनाता है। 120 मिनट काम होना है, 120 मिनट काम होना है। तो आपको यह पता चल गया कि एक खिलाड़ी 120 मिनट में 24 खिलौने बनाएगा। तो 1248 खिलौने अगर आपको देखना है कि एक खिलाड़ी 24 बना रहा, तो 1248 कितने खिलाड़ियों ने कितने कर्मचारियों ने मिलकर बनाए होंगे? तो 52 कर्मचारियों ने। बस यही छोटा सा एक सवाल, छोटा सा दिमाग लगाइए, आप आसानी से कर सकते हैं कि एक घंटे में जो 2 घंटे में एक आदमी एक कर्मचारी खिलौना बनाएगा, वो 24 बनाएगा। तो 1248 कितने कर्मचारी मिलकर बनाएंगे? 52 कर्मचारी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। आते हैं 23 नंबर पे, देखते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए कह रहा है एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाता है। तो कह रहा है उसकी औसत चाल। देखिए जिस दूरी को आ रहा है उसी दूरी को वापस जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर दूरियां सेम है तो आप क्या लगा लीजिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 × 48 × 32 बटे, जैसे 48 32 को जोड़ेंगे तो 80, 2xy अपॉन x प्लस वाई। 8 से काटा ये हो गया 10, 8 छंग 48। अब मत काटिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, हासिल लग गया आपका 2, 12 36, 2 38। 10 से भाग देना है तो जो इसकी एवरेज स्पीड आ गई 38.4 किलोमीटर प्रति घंटे। जो आंसर हो गया वो हो गया आपका तीसरा ऑप्शन। ये इस सवाल का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 देखिएगा कि 24 क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 25 और 150 दे रखे हैं। एलसीएम और एचसीएफ कितने कितने दे रखे हैं? 25 और 150। कह रहा है उनमें से एक संख्या 50 है। बहुत आसान, 25 और 150 एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या 50 पता है, दूसरी संख्या बतानी है तो उसको x मान लिया। 50 से 150, x बराबर कितना आ गया? 75। एक संख्या 50 मिली तो दूसरी संख्या 75, 50 और 75 को उठा के जोड़ दिया तो कितना मिल गया? 125। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा गया तो आंसर कितना हो गया? 125। तो 24 नंबर का जो सही आंसर हो गया वो हो गया 125। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा फिर बनाने की कोशिश करिए। आपसे कह क्या रहा है? बहुत आसानी से कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, अगर व्यास मतलब 2r आपको 14 पता है
तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, और अगर रेडियस 7 है तो परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और रेडियस आपको कितना पता है 7। 7 से 7 खत्म, तो जो परिधि आ गई वो कितनी आ गई 44। ये जो परिधि है ये वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो 4a के बराबर है। तो यहां से भुजा देखने को वर्ग की कितनी मिल गई 11। वर्ग की भुजा अगर 11 है तो इसका जब एरिया देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन। तो देखिए जो समझदार लोग हैं उनको डायरेक्ट पता है, अगर वर्ग की त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी होती है 44। अगर वर्ग की परिधि 44 है तो सॉरी वृत्त की परिधि अगर 44 है तो वर्ग की जो परिमाप होता है वो 4a होता है। अगर 4a का वैल्यू 44 होगा तो जो साइड मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11। अगर वर्ग की भुजा 11 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 121। ये हो गया आपका 25वां क्वेश्चन जिसका आंसर आया सेकंड ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से ये 25 के 25 क्वेश्चन जो कि बहुत आसान थे, एक दो सवाल था जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी के सारे क्वेश्चन लगभग इजी क्वेश्चन थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 में कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन सही करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो सारे सवालों का एक से एक बेहतर सोल्यूशन देने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको इन सोल्यूशंस में कोई भी समस्या लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, और आगे आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा और भी चीज़ों को सही करूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।